हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम 8085 के आर्किटेक्चर का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने 8085 का पिन डायग्राम था वो डिटेल में पढ़ा है अपने प्रीवियस वीडियो में, और उसके बाद हमने डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं इसके फंक्शनिंग के लिए आपने पिन डायग्राम में अटैच किए थे उनको भी हमने डिटेल में पढ़ा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आर्किटेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम डिफरेंट रजिस्टर्स और फ्लैग्स जो आपके पास आपकी जो भी रिक्वायर्ड आपने टास्क इसको परफॉर्म करने के लिए दिया है और उसको कंप्लीट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या क्या कंपोनेंट्स और फैसिलिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करने में पहले हम पढ़ेंगे रजिस्टर एंड फ्लैग्स, और फिर हम उसका एक समराइज ब्लॉक डायग्राम जो है उसको डिस्कस करके इस सेक्शन को एक कंप्लीट टच देंगे। तो अगर हम डिस्कस करें कि डिफरेंट रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स, तो अक्यूमुलेट हमने जब माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ा था तो हमने उसमें ये बोला था कि उसमें हमारे पास एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक रजिस्टर एरे, ठीक है, और एक आपकी कंट्रोल यूनिट। ये जो कॉम्बिनेशन एक चिप पे जब फैब्रिकेट किया जाता है तो उसे आपने माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया था। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी रजिस्टर सेक्शन जो है वो उसमें अवेलेबल है आपके पास 8085 में। ठीक है, तो अगर हम 8085 की बात करते हैं तो 8085 जो है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो एट ए टाइम जो डेटा रीड और राइट किया जाएगा उसका लेंथ 8 बिट होगा। तो जो रजिस्टर्स आपके डेटा को स्टोर करने के लिए भी काम में आएंगे उनको भी, जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स है उनको भी हमने जनरली 8 बिट का रखा है। और सिमिलरली जो हमारा 8085 है, जो हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये 16 एड्रेस लाइंस जो है वो अपने साथ कैरी करता है। इसकी 16 एड्रेस लाइंस है, इसका मतलब ये कि ये 2⁻16 इट मीन्स 64K मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो इस पर्पज़ के लिए हमारी जब 16 जो एड्रेस बस पे जो डेटा फ्लोट करेगा उसकी लेंथ क्या होगी, 16 बिट का। 16 बिट का डेटा होगा ना सारी एड्रेस लाइंस पे जो हमारा डेटा फ्लोट कर रहा है। तो इस 16 बिट के पैटर्न को, इस डेटा लेंथ को हैंडल करने के लिए जो हमारा प्रोग्राम काउंटर या स्टैक पॉइंटर है जो मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करते हैं वो रजिस्टर 16 बिट के डिज़ाइन किए गए हैं। तो जो हमारी स्पेसिफिकेशन है 85 की, उन्हीं के साथ इजीली अकोमोडेट होने के लिए हमने अलग अलग जो लेंथ के रजिस्टर्स हैं वो काम में लिए हैं। तो देखिए कौन कौन से रजिस्टर्स हैं। एक हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है जिसे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो A से डिनोट करेंगे और उसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये है एक्यूमुलेटर, 8 बिट रजिस्टर। एक्यूमुलेटर के साथ अटैच जो है वो आपके फ्लैग्स है। फ्लैग्स के लिए जो रिजर्व मेमोरी लोकेशन है वो 8 बिट की है, और आउट ऑफ 8 5 बिट्स जो है वो काम में ली जा रही है। 3 बिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, और ना हम उनको एक्सेस करते हैं ना ही हम उनमें रीड और राइट कर पाते हैं। तो 8 बिट का एक्यूमुलेटर, 8 बिट का फ्लैग, ये जो ब्लॉक बनाया गया है ये बेसिकली 16 बिट की एक डेटा लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद में 3 पेयर ऑफ रजिस्टर्स हैं, जैसे B, C, D, E, H और L। इन्हें हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स बोलते हैं, और ये यूज़र अपनी जब इंस्ट्रक्शन लिखेगा किसी प्रोग्राम के लिए तो उसके लिए अवेलेबल है। यूज़र कैन राइट मूव B, C और इंक्रीमेंट H। ये जो 6 रजिस्टर्स हैं, इन 6 रजिस्टर्स को यूज़र अपने प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन में काम में ले सकता है। एज वेल एज ये रजिस्टर एज अ रजिस्टर पेयर भी काम में आ सकता है। आप BC इसको एक कंबाइंड फॉर्म में काम में लेके आप इसमें 16 बिट का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली D, E और H, L। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो HL है इसे हम डेटा पॉइंटर, जनरल पर्पस डेटा पॉइंटर की तरह भी काम में लेते हैं। इनको 16 बिट रजिस्टर की तरह, पेयर की तरह हम तब काम में लेते हैं जब हम इनमें किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 16 बिट का होगा, और अपने प्रोग्राम में अगर हमें 16 बिट का अपना मेमोरी लोकेशन स्टोर करना है तो उसके लिए आप B, C, D, E और HL को एज अ पॉइंटर काम में ले सकते हैं। उसमें HL जो है वो आपका
जनरल पर्पस या उसे आप बोलेंगे कि डेटा पॉइंटर की तरह भी काम में आता है। उसका क्या मतलब ये कि जब हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं तो हमारे पास मूव m, a, हम किसी एक मेमोरी लोकेशन को एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं, उसमें रीड और राइट कर सकते हैं। और ये जो मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन वो होगी जिसका एड्रेस H और L में आपने कलेक्टिवली स्टोर किया है। ठीक है, अगर आपने H में 20 और L में 50 स्टोर किया था, तो जब आप मूव m, a करेंगे, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे। कौन से मेमोरी लोकेशन में? 2050। यहाँ पे आपकी मेमोरी लोकेशन रहती है जिसका एड्रेस 000 से लेके FFFF तक हो सकता है। उसमें 2050 मेमोरी लोकेशन पे आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स चले जाएंगे इस इंस्ट्रक्शन के बाद, क्योंकि ये एड्रेस स्टोर्ड है H और L में कलेक्टिवली। तो HL पेयर आपका डेटा पॉइंटर का काम भी करता है। जो इसमें जो भी कंटेंट्स लिखे जाएंगे, अगर आपने इन्हें क्लियर नहीं किया है या इन्हें रीराइट करके अपना पॉइंटर को रीलोकेट नहीं किया है, तो इसमें जो भी प्रीवियस डेटा स्टोर था उसको आपका माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी लोकेशन की तरह ट्रीट करेगा और उसमें उसमें डेटा रीड और राइट कर देगा। तो ये आपके 6 रजिस्टर्स जो हैं वो 8 बिट रजिस्टर की तरह एज वेल एज रजिस्टर पेयर की तरह 16 बिट रजिस्टर पेयर की तरह भी काम में आते हैं। उसके बाद में एक आपका रजिस्टर पेयर है स्टैक पॉइंटर, जो कि 16 बिट का है। देखिए, आपका जो माइक्रोप्रोसेसर है वो कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट कर रहा है मेमोरी के साथ। ये हमारी मेमोरी जो है वो हमारे पास लिमिटेड स्पेस की है। अगर ये आपकी मेमोरी, मान लीजिए आपने 10K की मेमोरी ली, इसी 10K की मेमोरी में आप अपना प्रोग्राम भी लिखेंगे, ठीक है, आप इसमें अपना डेटा भी लिखते हैं, और इसके लिए आप अपना जो प्लेस है वो ऑलरेडी रिजर्व कर लेंगे कि भाई मान लीजिए मुझे 5K जो है वो प्रोग्राम लिखने के लिए चाहिए, 2K जो है वो मुझे डेटा स्टोर करने के लिए चाहिए। वो लिस्ट ऑफ डेटा जिसपे कि आप प्रोसेस करेंगे, जिसको आप बार बार अपनी प्रोग्रामिंग में कॉल करेंगे, वो भी स्टोर करेंगे। इसके अलावा एक लोकेशन या एक रेंज ऑफ जो आपका मेमोरी स्पेस है उसको आप स्टैकिंग के लिए काम में लेते हैं। स्टैक का क्या मतलब होता है? स्टैक का मतलब होता है पाइल अप करना, चीज़ों को ढेर की तरह रखना। इस मेमोरी लोकेशन को आप स्टैक पॉइंटर की तरह इनिशियलाइज करेंगे, लास्ट लोकेशन को, और वो ये बताता है कि जब भी आपका प्रोग्राम काउंटर किसी कॉल लोकेशन के लिए या जंप ऑन कैरी इस तरह के जब अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन के पैटर्न को छोड़ के किसी और मेमोरी लोकेशन पे जा रहा है और उसको एग्जीक्यूट करके जब प्रोग्राम काउंटर आएगा, तो प्रोग्राम काउंटर को वापस कहाँ से अपना इंस्ट्रक्शन शुरू करना है। तो आप अपनी मेमोरी लोकेशन को टेम्पररी फॉर्म में जब स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए आप स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं और उसमें आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली फॉर्म में आपका जो है डेटा वो स्टोर होता जाता है। और ये जनरली इस पैटर्न में लिखा जाता है। इस पैटर्न में इसलिए लिखा जाता है ताकि ये डेटा और प्रोग्राम के साथ लैप्स होके कहीं पे भी मेमोरी ओवरराइट या मेमोरी डिस्टर्बेंस जो है वो ना क्रिएट करे। तो स्टैक पॉइंटर जो है वो मेमोरी लोकेशन को आप अपने प्रोग्राम में, अगर मेमोरी लोकेशन नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए या नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए अगर आप टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर करेंगे, तो स्टैक पॉइंटर वो लोकेशन ऑफ मेमोरी है जहां पे आप अपने मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टैक पॉइंटर में वो मेमोरी लोकेशन स्टोर की जाएगी और स्टैक पॉइंटर पे आप वो जगह डिसाइड करते हैं जहां से आप अपने टेम्परेरी एड्रेसेस को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया, टेम्परेरी रजिस्टर्स को टेम्परेरी मेमोरी एड्रेसेस को होल्ड करना जबकि प्रोग्राम काउंटर वापस लौट के आए। और प्रोग्राम काउंटर भी आपका 16 बिट का होगा। इसमें वो मेमोरी एड्रेस लिखा जाता है जहां से हमें नेक्स्ट मशीन साइकिल में डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड या राइट करना है। ये वो एड्रेस है जहां पे हमें जिस लोकेशन को हमें एक्सेस करना है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर पे वो डेटा रहेगा, वो मेमोरी का एड्रेस रहेगा जहां से
आपको इंस्ट्रक्शन या डेटा उठाना या लिखना है, इंस्ट्रक्शन उठाना है या डेटा रीड और राइट करना है। प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रहता है और जनरल एग्जीक्यूशन में ये 1 by 1 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी सब रूटीन को, किसी कॉल फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो आप अपने ऑनगोइंग मेमोरी लोकेशन को स्टोर करके जाते हैं ताकि आपको पता रहे आपको वापस कहाँ आना है, और वो स्टोर करने के लिए जिस लोकेशन पे स्टोर करना शुरू करेंगे वो लोकेशन स्टैक पॉइंटर में स्टोर की जाती है। तो ये आपके रजिस्टर्स हो गए। इसके बाद अगर आप देखें तो इनसे अटैच डेटा बस है जो बाई डायरेक्शनल होगी, 8 बिट होगी। एड्रेस बस जो है वो 16 बिट की होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। तो ये इसका समरी है रजिस्टर एरे का जो आपके लिए अवेलेबल है, जिन्हें आप रीड और राइट कर सकते हैं। इसमें अगर हम इस फ्लैग के रजिस्टर को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि हम जब भी इसके इंस्ट्रक्शन सेट को पढ़ेंगे तो फ्लैग कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आप उसी के बेसिस पे अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने फ्लैग रजिस्टर को पढ़ेंगे। फ्लैग रजिस्टर इज अ 8 बिट रजिस्टर D0 से D7 तक, और इस रजिस्टर में से 5 बिट्स जो है वो उनकी लोकेशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होल्ड करती है। 3 बिट्स जो है वो अनयूज्ड है, इनको हम एक्सेस नहीं करते हैं। और इसमें जो स्पेसिफिकेशंस है कि ये बिट क्या मायने रखती है, इस बिट में इंफॉर्मेशन क्या है, तो उनको हम पढ़ते हैं। D7 पे साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है और कैरी फ्लैग है। ये 5 फ्लैग हैं जो 8.5 में सेट और रीसेट हो सकते हैं और आप उनके अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहले आता है D7 पे आपका साइन फ्लैग है। ठीक है, अगर आप साइंड अर्थमेटिक जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, साइंड नंबर को प्रोसेस कर रहे हैं, तो साइंड नंबर में जो MSB होती है वो आपकी नंबर के साइन को बताने के लिए रिजर्व रखी जाती है। और अगर वो 1 है तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि हमारा जो बाइनरी नंबर लिखा गया है उसकी वैल्यू नेगेटिव में ट्रीट की जाए। साइन फ्लैग जो है वो साइंड नंबर अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें काम में आता है। अगर हम साइंड नंबर को प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम किसी भी नंबर की जो लास्ट MSB है, यहाँ पे 8 बिट का डेटा है तो D7 बिट, किसी भी नंबर की लास्ट MSB को हम रिजर्व रख लेते हैं नंबर का साइन बताने के लिए। वो 0 है तो हम उसे पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और वो 1 है तो हम उसे नेगेटिव ट्रीट करते हैं। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद अगर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट की D7 बिट, उसकी लास्ट जो MSB है वो अगर 1 है तो आप उसे नेगेटिव ट्रीट करेंगे और उस कंडीशन में आपका साइन फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। किसी भी फ्लैग के सेट होने का मतलब ये है कि उस फ्लैग के लिए जो हमने बिट रखी है वो बिट 1 हो गई है, और फ्लैग का रीसेट होने का मतलब है उस जगह पे 0 स्टोर्ड है। ठीक है, फिर आता है आपका जीरो फ्लैग। अगर आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसका रिजल्ट 0 है तो ये वाली जो बिट है ये 1 हो जाएगी, जीरो फ्लैग इज सेट। फिर उसके बाद में आता है ऑक्सिलरी कैरी AC D4 बिट। यहाँ पे D5 आप अवेलेबल नहीं है, अनयूज्ड है। D4 बिट में हमने ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के लिए रिजर्व रखा है और ये BCD ऑपरेशन, बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशन के लिए रिजर्व रखी गई है। अगर बाइनरी कोडेड डेसिमल में BCD फॉर्म में आप एडिशन कर रहे हैं और D3 बिट्स के एडिशन के बाद अगर कैरी जनरेट हुई है और वो D4 बिट्स में पास हो रही है तो आपकी ऑक्सिलरी कैरी जो है वो सेट हो जाएगी। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इन BCD ऑपरेशंस इफ बिट D3 एडिशन जनरेट्स अ कैरी देन ऑक्सिलरी कैरी इज सेट। Be careful, auxiliary carry cannot be used by a user for its programming। जैसे आप लिखते हैं jump on 0, jump on parity और jump on sign या jump on carry, ये इंस्ट्रक्शन देके आप फ्लैग टेस्ट करके और एग्जीक्यूशन को आप डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जंप ऑन ऑक्सिलरी कैरी जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद में आता है P जो आपकी D2 बिट पे है, पैरिटी फ्लैग। ये सेट हो जाएगी अगर आपके रिजल्ट में इवन पैरिटी है, नंबर ऑफ वंस अगर 1 है, सॉरी नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो आपकी पैरिटी बिट जो है वो सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद में लास्ट जो D0 बिट है फ्लैग रजिस्टर की वो हमने कैरी फ्लैग के लिए रखी है। अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन में कैरी या बोरो
ठीक है। बोरो की कंडीशन में भी कैरी या बोरो जनरेट हुआ तो आपका जो कैरी फ्लैग है, ये जो D0 बिट है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे फ्लैग्स हैं जो कि आप कंट्रोल को पास ऑन करने के लिए काम में ले सकते हैं। कंटिन्यूसली किसी भी ऑपरेशन के बाद कंटिन्यूसली हम इनकी स्टेट्स को चेक करते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शन में अगर इनके स्टेटस पे ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट लूप आपको कहाँ जाना है, क्या आपको सब रूटीन कॉल करना है या आपको अपने कंटिन्यूस ऑपरेशन को एग्जीक्यूशन को कैरी ऑन करना है, तो आप इन फ्लैग्स को कंटिन्यूसली चेक करके अपना जो एग्जीक्यूशन साइकिल है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो अगर हम ये आपका रजिस्टर एरे को डिटेल में डिस्कस करने के बाद 8085 का ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ा था, 8085 का पिन डायग्राम, अगर हम सब्जेक्टिव प्रॉब्लम लिख रहे हैं या हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है, जो जनरली बीटेक के स्टूडेंट्स या अगर हमारा सब्जेक्टिव पेपर ही है, ठीक है, जिसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस है, तो उसमें हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखना होता है और उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा जिस लैंग्वेज में आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहा गया। अगर कहा गया है कि डिस्क्राइब द पिन डायग्राम, तो आपको पिन डायग्राम बना के बताना होगा और कुछ जो मेजर पिन नंबर्स हैं वो आपको याद भी रखने होंगे। एज वेल एज अगर उन्होंने ये कहा है कि डिस्क्राइब द ब्लॉक डायग्राम 8085, तो आपको ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में ही अपना आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको डिस्कस करने के बाद आप एज ए समरी 8085 का जो ब्लॉक डायग्राम है उसे बहुत अच्छे से समझ के याद कर सकते हैं। इसमें इंक्लूजन है आपके पिन डायग्राम का एज वेल एज इसकी जो रजिस्टर एरे है वो और डेटा फ्लो डायरेक्शन को हमने एक समराइज ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में बताया है, ठीक है। तो 85 का ब्लॉक डायग्राम अगर हम डिस्कस करें तो इसके क्या सब पार्ट्स होंगे। देखिए ये जो हमने रजिस्टर्स लिए थे वो सारे रजिस्टर्स हैं, इसमें एक्यूमुलेटर को नहीं, हमने रजिस्टर एरे में B C D E H L S P और P C ये सब 8 बिट के हैं और ये S P और ये P C स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे दो और रजिस्टर्स हैं W और Z, इनको हमने यहाँ पे इसलिए नहीं स्पेसिफाई किया था क्योंकि ये यूजर के लिए अवेलेबल नहीं है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं मेंशन किए थे, लेकिन ये अवेलेबल रहते हैं जिनको कि 85 अपने इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए रिजर्व रखता है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लेक्सर भी अटैच किया है जो अगर आप रजिस्टर पेयर की तरह काम में ले रहे हैं अपने रजिस्टर्स को, तो डेटा मल्टीप्लेक्सिंग के आपका जो पर्पज़ है उसको भी ये सॉल्व करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेस लैच को करने का रजिस्टर भी आपने रख रखा है, जिसका काम ये है कि अगर हमारा सिंपल ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस चल रहा है तो जो हमारे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स हैं वो अपने आप इंक्रीमेंट होते रहते हैं और उसके लिए बार बार इंस्ट्रक्शन देने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे अटैच्ड आपकी एड्रेस बफर से पास होके एड्रेस बस आती है और डेटा बफर से पास होके डेटा बस आती है। डेटा बफर में आपका 8 बिट का बफर है वो जो 8 बिट के डेटा को होल्ड करता है, एड्रेस बफर 16 बिट का है जो उसको होल्ड करके आगे इनको सब डिवाइड अपनी डायरेक्शनल उसमें कर देता है। ये रजिस्टर एरे जो है उसके साथ 85 में है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जब भी 85 मेमोरी से कोई डेटा पढ़ रहा है तो हो सकता है कि वो डेटा एक इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड हो, इंस्ट्रक्शन का हेक्साडेसिमल कोड हो, तो आपने अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ा है तो आप उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3C पढ़ा तो 3C हो सकता है कि ऐड B का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, देयर मे बी वेरिएशन इन दिस कोरिलेशन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो अगर 3C ऐड B का एक एग्जांपल है तो उसे जब ये पता है कि हमने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, ऑपकोड पढ़ा है, तो वो ऑपकोड जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाएगा, जहाँ पे इसको डिकोड किया जाएगा कि हमारे एक्यूमुलेटर को और हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को क्या एग्जीक्यूशन करना है, क्या परफॉर्म करना है, ठीक।
उसके बाद में आपका फ्लैग का 8 बिट का रजिस्टर है जो हमने यहाँ पढ़ा है। इसको हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके इसकी फंक्शनिंग समझाने के लिए आपको समझाया। इसको 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर है। एज वेल एज 8 बिट के टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं जिसमें टेम्परेरी स्टोरेज करता है 85 अपने डेटा को। फिर उसके बाद में आपका 8 बिट का एक्यूमुलेटर भी है। ये फ्लैग, ये टेम्परेरी रजिस्टर और ये एक्यूमुलेटर, ये सब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से आपके कनेक्टेड हैं। जो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी इंस्ट्रक्शन मिला उसको डिकोड किया गया, उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया गया और उस कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग इनके जो डेटा है, एक्यूमुलेटर के डेटा, फ्लैग, ये सब आपके सेट और रीसेट हो जाते हैं। ये ALU कंटिन्यूसली इनको सेट और रीसेट को रीड और राइट कर सकती है। यहाँ पे ये आपकी 8 बिट इंटरनल डेटा बस है जिससे कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सब एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और मल्टीप्लेक्सर, ये आपका ALU का सबसेक्शन हो गया है जो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जनरली अगर आप किसी भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें लिया जाने वाला डेटा एक्यूमुलेटर से रीड और राइट कर लिया जाता है। तो ये आपका ALU का सेक्शन हो गया, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और उसका डिकोडिंग हो गई, ये रजिस्टर एरे हो गया। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन भी है। टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन में पिन डायग्राम में हमने पढ़े थे कि डिफरेंट कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स है, रेडी, रीड, राइट, ALE, IO, M बार, ठीक है, रिस्टार्ट, वो सारे हैं। वो सारे मैंने नहीं इंक्लूड किए हैं। दे ऑल कंट्रोल सिग्नल्स आर कनेक्टेड टू दिस ब्लॉक। और यहाँ पे आपका X1 X2 से आपको टाइमिंग मिल रहे हैं, क्लॉक आउट भी आप इसमें देंगे। ये सबके साथ सिंक्रोनाइजेशन बिठा रहा है आपका जो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर है, उसको भी ये कंट्रोल सिग्नल दे रहा है, टाइमिंग सिग्नल दे रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर को, मल्टीप्लेक्सर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एज वेल एज ये इंटरनल डेटा बस से कनेक्टेड आपके सीरियल IO कंट्रोल ब्लॉक है और इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक है। ये इंटरप्ट कंट्रोल जो है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ट्रैप, 7.5, 5.5 इनको मैनेज करता है और ये सीरियल इनपुट और आउटपुट डेटा हैंडलिंग को मैनेज करता है। तो इस तरीके से डेटा फ्लो, टाइमिंग मैनेजमेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट और ये सब मिलके हमारा 8085 का कोई भी जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है, एज वेल एज डेटा रीड और राइट का फंक्शन भी परफॉर्म होता है। और कहाँ हमें हमारे रिजल्ट्स को स्टोर करना है वो सब यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 85 का जो आर्किटेक्चर का सेक्शन था उसको हमने काफ़ी कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो आपके 85 के इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।